गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। क्या कोई बता सकता है मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम सरिता है, गांव चौधरीवास से बिलोंग करती हूँ और वेलकम करती हूँ आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले वेलकम करती हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु अमित गांधी सर का, और साथ ही थैंक्स बोलना चाहूंगी मुझे ये शानदार मौका देने के लिए। उसके बाद थैंक्स करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, इंतखाब आलम जी का, जो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालकर आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं अपनी जर्नी के बारे में हमें बताने के लिए। तो वेलकम है सर आपका। उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे और चैंपियंस जुड़ते जा रहे हैं, उनका भी वेलकम जरूर करना चाहूंगी। सतेंद्र कौशिक सर, वेलकम है सर आपका। सुषमा जी, वेलकम है जी आपका। अमित बंसल जी, वेलकम है सर आपका। अनुपमा जी, वेलकम है। बसंत जी, वेलकम है जी आपका। दर्शना जी, डोली गहलोत जी, वेलकम है जी आपका। गुड़िया राजपूत जी, वेलकम है जी आपका। हेमंत जी, वेलकम है जी आपका। इरफान अली जी, वेलकम है जी आपका। जितेंद्र सिंह जी, वेलकम है जी आपका। कृष्ण मासूम जी, वेलकम है जी आपका। मनमोहन सिंह जी, वेलकम है जी आपका। मीना प्रजापत, मोहित श्रीवास्तव, वेलकम है जी आपका। नेहा अधिकारी जी, वेलकम है जी आपका। निर्मल सिवाज, पवन राठौड़ जी, वेलकम है जी आपका। पूनम महौर जी, वेलकम है जी आपका। पूनम शर्मा जी, प्रीतम सरवा जी, वेलकम है जी आपका। प्रियंका जी, वेलकम है आपका। पुनीत जी, वेलकम है जी आपका। राकेश जी, वेलकम है जी। राकेश यादव जी, वेलकम है जी आपका। राखी बंदिल, वेलकम है जी आपका। रानी खान, रवि चौरसिया, वेलकम है जी आपका। रविंद्र श्रीवास्तव जी, वेलकम है जी आपका। और वेलकम करती हूँ सभी चैंपियंस का जिनका मैं नाम नहीं ले पाई। आज का जो हमारा सेशन है, आप सभी जानते हैं कि जान पहचान का सेशन है और हर बार हम एक खास शख्सियत से रूबरू होते हैं। आज भी हम एक खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि दिल्ली गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और वो अपने सपनों की जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले है ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ। विदेश में जाके पैसा कमाने का सपना किस किस का होता है? मेरे हिसाब से हर कोई है ना विदेश में जाके है ना पैसा कमाना चाहता है। आज हम जिन शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं, उनका सपना भी था विदेश में जाके पैसे कमाने का, लेकिन वो विदेश में गए भी और पैसा कमा भी नहीं पाए। अपने सपनों की जिंदगी वो वहां पे नहीं जी पाए और आज मोदी केयर करके हर सपना वो आप यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए मिलेंगे हम आज के हमारे खास मेहमान से। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, तो उनसे मिलवाने वाला भी बहुत खास होना चाहिए। तो मैं स्क्रीन पे इनवाइट करती हूँ आज के हमारे होस्ट सतेंद्र कौशिक सर का। वेलकम है सर आपका। आइए आप और हमें सर से मिलवाइए, सर से रूबरू करवाइए। वेलकम है सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच वेरी मच मैम, सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो ओके है? यस सर, परफेक्ट है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को होस्ट करने का मौका देने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन अमित गांधी सर का, जिन्होंने इतना शानदार मौका मुझे दिया। दिल की गहराइयों से थैंक यू सर। एंड कपिल सर का भी थैंक यू, जो हमें टाइम टाइम पे हर तरीके से हेल्प भी करते हैं। थैंक यू। जैसा मैडम ने बताया, आज हम जान पहचान के सेशन में हैं और जब भी जान पहचान का सेशन होता है हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर बार हम किसी खास शख्सियत से मिलते हैं। आज भी हम एक खास शख्सियत से मिलेंगे। जैसे मैडम ने बताया कि विदेश में नौकरी करने के बाद भी इंडिया में आकर के बिजनेस करना, ऐसा क्यों? उन्हीं की जुबानी हम आज जानेंगे। लेकिन क्या सिर्फ मैं एक्साइटेड हूं या आप भी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? आप अपनी चैट बुक से एक्साइटमेंट हमें दिखा सकते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में आइए और बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए।
वो खास पर्सनैलिटी है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला है, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव वो लेकर के आ चुके हैं। एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव। बिल्कुल सही। रिया जी एक्साइटेड, वेरी गुड। पुनीत जी, अमित जी वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड, ग्रेट। मनमोहन सिंह जी वेरी एक्साइटेड, यस सर, ग्रेट। सरिता तंवर जी सुपर एक्साइटेड, ग्रेट। बहुत लोग जानने को इच्छुक हैं कि सर ने कैसे जर्नी को स्टार्ट किया और वो कौन शख्सियत है जिससे हम आज मिलवाने वाले हैं। महवीश जी बिल्कुल एक्साइटेड, दलीप सिंह जी वेरी एक्साइटेड, ग्रेट। कल्पना जी वेरी गुड, सभी। पवन राठौर जी, बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बहुत से ऐसे मैसेज मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। प्रीति धवल जी एक्साइटेड, ग्रेट। सभी लोग बहुत एक्साइटेड है उस खास पर्सनैलिटी से मिलने के लिए। अवतार सिंह जी ग्रेट एक्साइट, यस। नील, रेडमी, रियलमी। और कपूर सिंह जी बिल्कुल, बहुत से लोग एक्साइटेड है आज जानने के लिए किस शख्स से हम मिलने वाले हैं। एक्साइटेड क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया। किस तरीके से चेंज किया आज हम जानेंगे। आज हमारे बीच में है बहुत ही शानदार लीडर जो अपने बारे में बताएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्क्रीन पे इनवाइट करता हूं हमारे बड़े ही धमाकेदार लीडर, अपकमिंग जीबीडीडी, जवां दिलों की धड़कन, आज के दिन यूथ आइकन माने जाने वाले इंतखाब आलम आलम सर का। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज यहाँ पर निमंत्रण दिया है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर कपिल कौशिक सर का, अमित गांधी जी का, आपका, कि आपने यहाँ पर आज मौका दिया और आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज हम सुपर एक्साइटेड है सर, और सबसे पहले थैंक यू करते हैं आपका, जो आपने अपने कीमती समय में से हमारी टीम के लिए, हमारे चैंपियंस के लिए अपना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत और बहुत शुक्रिया। आज हम सर आपके सामने कुछ सवाल लेकर के आए हैं, कुछ खट्टे मीठे सवाल। आप टीम उड़ान की अदालत में आज आ चुके हो, और कुछ खट्टे मीठे सवालों की बारिश हम आपके ऊपर करेंगे। क्या आप तैयार हैं सर उन सवालों के जवाब देने के बिल्कुल सब लिए? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ग्रेट। जितेंद्र भाई बस ये बता दीजिएगा मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, वॉइस और वीडियो? बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू। तो हम बढ़ते हैं आज हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, इंतखाब आलम जी के बारे में आज तो बहुत सी दुनिया जानती है, बहुत से लोग जानते हैं कि डायमंड डायरेक्टर हैं, एक अच्छे लेवल पे है मोदी के। लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई इनकी, इनके बचपन के बारे में, परिवार के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है सर आपसे कि आपका परिवार कैसा, कैसा फैमिली रही आपकी, और साथ ही साथ आपका बचपन कैसा बीता सर। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, दिल्ली के पास में इंदिरापुरम है, शहर के बिल्कुल करीब में। यहाँ पर जो है मेरी पैदाइश हुई और यहाँ पर जो है मम्मी पापा और हम 7 भाई बहन हैं, 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। और बहनें 3 मुझसे बड़ी हैं, मैं उसके बाद एक भाई हूँ और मुझसे छोटा एक भाई है। और एजुकेशन की बात करें तो यहीं पर लोकल स्कूल में एजुकेशन ली, फिर उसके बाद में 12वीं करने के बाद जो है ग्रेजुएशन के लिए मैं कोझिकोड केरला गया। वहां से जो है मैंने, क्योंकि केरला एकेडमिक में अच्छा माना जाता था उस टाइम पर, वहां से ग्रेजुएशन की। वापस आने के बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक की डिग्री की। और इस पूरे कारवां के दरमियान में 12वीं के बाद ही जो है अपने फैमिली की जरूरतों और फर्दर स्टडीज को देखते हुए और उसमें आने वाले एक्सपेंसेस को देखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया था। और ये कारवां धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता गया। और यूं ही जो है एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार बचपन में हमारा जो रुझान होता है कई बार खेल की तरफ होता है, कई बार जो है अलग अलग एक्टिविटीज में होता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं था। बस थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट वगैरह देख लिया करता था और थोड़ा सा इंटरेस्ट फुटबॉल में था। बाकी उसके अलावा मेरा जो फोकस था प्रॉपर वो पढ़ाई के ऊपर था कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कुछ माँ बाप का नाम रोशन करना है, कुछ समाज को और देश के लिए अगर थोड़ा भी कुछ कर पाए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो वो करना है। इस तौर पर ये सारी चीजें हुई।
और मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कहीं ना कहीं उस चीज को करने में सक्षम भी रहे। जो बेस्ट पॉसिबल चीजें थी वो उसमें से काफी कुछ हो गया, काफी कुछ नहीं हो पाया। एक इरादा ये भी था कि आईआईटी में जाना है, फिर आईएएम और बाकी फर्दर चीजें करके जो है और बड़ी जॉब करनी है और बड़ा नौकर बनना है। लेकिन आज के दिन ये बात महसूस करता हूँ कि कहते हैं ना कि हर एक चीज के अंदर भलाई होती है, अच्छा ही होता है जो भी आपके साथ जिंदगी में होता है। तो फर्दर स्टडीज जो और आगे मैं नहीं कर पाया, मुझे समझ में आता है कि अपने को एक मिशन के ऊपर काम करना था आजादी के, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो कुछ इस तरीके से हमारा बचपन जो है यहाँ पर गुजरा है। जी सर। बिल्कुल सही सर। आप आपके बचपन के बारे में जान के, आपकी स्टडी के बारे में जान के बड़ा अच्छा लगा सर। यानी कि हम मान सकते हैं कि आप भी हमारे जैसे बिल्कुल सिंपल है। कई बार दिमाग में आता है कि बहुत बड़े एक लेवल पे जाने के बाद ही आप मोदी के तो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि आपके बैकग्राउंड की स्टार्टिंग कहीं से भी हो, आप वहीं से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, और आपकी स्टडी भी बड़ी अच्छी लगी सर हमें। आपने बिल्कुल अच्छे से बताया सर बचपन के बारे में। अब हमारी ऑडियंस जानना चाहती है नेक्स्ट सवाल के बारे में सर, आपके कुछ और अनछुए पहलू हम जानना चाहते हैं सर। अब हम जानना बिल्कुल चाहते सर। हैं कि स्टडी के बाद में आपने जैसे नौकरी की या कोई बिजनेस किया, तो आपकी जो पहली कमाई थी, किस तरीके से आपने इनकम को अपने बढ़ाया और किस कहाँ तक आप इनकम पे पहुंचे थे सर? ओवर टू यू। सर अगर पहली नौकरी या पहली कमाई की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली जो इनकम मैंने लाइफ में ली है तो वो ट्यूशन पढ़ाकर ली थी। क्योंकि देखिए मुझे इस बात को कहने में आज के समय में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है, और बिल्कुल कोई मतलब मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। घर के हालात बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं थे, आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और पढ़ाई करने का मन था, जिसकी वजह से मैंने जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहली इनकम जो मैंने लाइफ में देखी है वो ट्यूशन पढ़ाकर देखी है बच्चों को। घर घर जाकर भी ट्यूशन पढ़ाता था, अपने घर पे बुलाकर भी ट्यूशन पढ़ाता था, दूर दराज जाकर साइकिल से। और साइकिल का समय था, वो पापा की साइकिल होती थी, शाम के समय पापा काम पे से आने के बाद फिर साइकिल लेकर जाकर कहीं पर, तो 200 300 500 रुपए जो है एक बच्चे से महीने का मिला करता था। फिर उसके बाद में, और अगर मैं आगे की बात करूं, तो कॉल सेंटर के अंदर सबसे पहली जो एक प्रोफेशनल या ऑफिशियल जॉब की अगर हम बात करें, तो कॉल सेंटर है हमारे नोएडा में पास में। यहाँ पर सारे ही कंपनी के तकरीबन कॉल सेंटर्स होते हैं। तो मेरी सबसे पहली जॉब लगी थी स्पाइस बीपीओ के अंदर। 6,280 रुपया सैलरी मिलती थी, जो मात्र मैं मेरे ख्याल से 3 महीने भी नहीं ले पाया था। क्योंकि जॉब जितनी टफ थी, सैलरी उतनी ज्यादा कम थी, और उसके बाद जो वहाँ का डिसिप्लिन था जिसको मैं मेंटेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। 3 महीने में उन्होंने जो है ये समझ लें कि हर हफ्ते जो शेड्यूल चेंज होता था, आपको जो है एक हफ्ते दिन में काम करना है, एक हफ्ते रात में काम करना है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज था। फिर उसके बाद फर्दर जो है जॉब्स चेंज होती रही लाइफ में, और इसी तरीके से दूसरी कंपनीज में गया, जहां जहां पर भी स्कोप मिला, ओपनिंग्स मिलती थी। और अपने एक जो मेरा लिमिटेड दायरा था कि मैं इतना समय जॉब को देना है, मुझे इतना समय पढ़ाई को भी देना है, क्योंकि एग्जाम्स भी हैं सामने, क्योंकि मैं साथ में पढ़ाई भी करता था। तो दोनों ही चीजें सामने रहती थी, यह करके शुरू किया। तो अगर मैं पहली इनकम की बात करूं तो वो हो सकती है 700-800 रुपये महीना। और अगर प्रोफेशनल किसी कॉर्पोरेट के अंदर की बात करूं तो वो 6,000 कुछ रुपए के आसपास थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला गया, और चीजें आगे होती चली गई। ये सर। सर ग्रेट बताया आपने। और हमने सुना है सर आपके बारे में कि आपने विदेश में भी नौकरी की, तो विदेश के एक्सपीरियंस को जरूर आप बताना, पूछना चाहेंगे बिल्कुल सर। सर, यहाँ पर काम करने के बाद मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया था कि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो आज की मेरी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मुझे वो ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने जब जॉब्स करी कुछ कंपनीज में, तो वहां पर जो है वही 10-12 हजार रुपए के आसपास, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी 16, 17, 20 तक लेने के लिए। क्योंकि फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, और ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिल पाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने होते थे। वो भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, बड़ा परिवार, सारी चीजें, जिम्मेदारियां, इन सब चीजों को महसूस करते हुए फिर छोटे मोटे बिजनेस भी ट्राई किए। बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया, और बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, एक तो पढ़ाई का, फिर फैमिली का, फिर अपना, वो सारी चीजें लाइफ में देखते हुए
तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है। और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी। सऊदी अरबिया में पहली बार विदेश के लिए मैंने पहली फ्लाइट ली थी, जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठा नौकरी करने के लिए सऊदी अरबिया जा रहा था। पूरा देश नया, लैंग्वेज नहीं, सब कुछ नया था, घबराहट भी थी, लेकिन खैर खुदा का शुक्र है वहां जाकर बड़ा अच्छा काम किया। स्टार्टिंग में 30-35 हजार रुपये सैलरी थी, लेकिन बहुत तेजी से वहां पर सैलरी बढ़ी और बड़ा अच्छा काम किया। 3 साल करीब 1 सवा लाख रुपए महीना कमाया करता था। वहां से वापस आया, सेटिस्फैक्ट्री जॉब करी, घर वापस आया। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर इंडिया में ट्राई किया, तो वही 10-20-30 हजार रुपए। पहले ये था कि 20 हजार एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह लगाकर होता था, अब जो है 25 हजार बेसिक सैलरी मिलने के लिए तैयार थी। लेकिन वो मेरे लिए आप समझ सकते हैं 1-1.5 लाख रुपए मैंने देख लिया महीने का, तो 25 हजार मुझे क्या समझ में आएगा। तो मुझे मजा नहीं आया। फिर से 2-4 महीने मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद दुबई चला गया, और फिर उसके बाद वहां भी 1 साल काम करके जब वापस आया तो घर वालों ने कहा कि नहीं, अब वापस कहीं नहीं जाना, अब यही देश में काम करना है, कम हो ज्यादा हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तब तक जो है बहनों की शादी हो चुकी थी, कई जो जरूरी अखराजात थे घर के, जो सभी परिवार में रहते हैं, उससे फारिग हो चुके थे। तो घर वालों ने कहा कुछ नहीं, यहीं अपने देश में रहकर इसी मिट्टी के साथ में काम करना है, जो भी करना है। और फिर यहाँ पर जो है काम किया। बस ये है कि सर बहुत सारे लोग जो विदेश जाने का सपना रखते हैं कि ऐसा होगा, बड़ी जॉब होगी, बड़े स्टैंडर्ड्स होंगे, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल तो नजर आती है, लेकिन वहां पर इंसान जाके जो करता है ना हार्डवर्क, वो कभी किसी को नजर नहीं आता। उसकी फोटो कभी कोई इंसान जिंदगी में शेयर नहीं करता। चाहे वो अमेरिका में जाके काम करने वाला इंसान हो, हमारा भारतीय भाई, चाहे वो किसी दूसरे देश में जाकर काम करने वाला इंसान हो, एक मकसद सिर्फ रहता है, पैसा कमाना। अगर आप एक वक्त कम खाकर भी घर पे ज्यादा पैसा भेज पाएंगे, तो आपकी प्रायोरिटी बस यही रहती है कि यहाँ डॉलर में, रियाल में, दरहम में हम पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा पैसा हमारे पेरेंट्स के अकाउंट में जाना चाहिए। सारी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर इंसान को वो चीज नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ जो है नौकरी का सफर था शितेंद्र भाई। आपने जिक्र किया तो कुछ बताया इसके बारे में जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया, और आपकी जो लाइफ रही है बिल्कुल स्ट्रगल भरी रही है। 500-700 रुपए से आपने स्टार्ट किया और 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास भी आप नौकरी में पहुंचे, और फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। बिल्कुल नौकरी में ऐसा ही होता है, जैसा आप पहले बता चुके हैं, नौकर छोटा हो या बड़ा, नौकर नौकर रहता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है नौकरी के साथ। आपने बताया सर नौकरी के बारे में। अब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, कैसे आपकी लाइफ में मोदी केयर आया, हमारी ऑडियंस वो जानना चाहती है सर। ओवर टू यू। सर मेरी आखिरी कंपनी है सेंटम लर्निंग, और उससे पहले मैं एशियन पेंट में था। वहां पर मेरा काम था सर ट्रेनिंग का। मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था, असिस्टेंट ट्रेनिंग मैनेजर हुआ करता था अपने कंपनी के लिए। और मार्केटिंग के प्लस जो है एग्जीक्यूटिव्स जो आते थे वहां पर फील्ड में काम करने वाले, उन सभी को मुझे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देनी होती थी। अच्छा, मेरा क्या था कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, मार्केटिंग को, टारगेट वगैरह सारी चीजें। तो कई बार वो लोग नहीं करते थे। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मार्केटिंग के लोग, जो टेक्निकल स्टाफ होता है कंपनी का, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही मार्केटिंग वालों से मेरी बहुत ज्यादा बनती नहीं थी। अच्छा, मार्केटिंग और सेल्स का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। एक मार्केटिंग का स्टूडेंट था हमारी कंपनी के अंदर, जो कुछ दिनों से मैंने देखा कि वो मेरे करीब आना शुरू हो रहा है, हाय हेलो, और सर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वो, मतलब बेवजह मेरी तारीफ करता था। मैंने कहा एक बात बता भाई, तेरा टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, इस टाइप की मैं बातें उससे किया करता था। ओवरऑल उसने मुझे एक दिन कहा कि सर एक बहुत शानदार बिजनेस है और ऐसे ऐसे करना है, आप इसको कर सकते हैं। मैंने कहा यार कोई नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह का पंगे में तो नहीं पड़ गया भाई तू? तो कहता नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, जेन्युइन कंपनी है और इस तरह की चीजें हैं। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कंपनी का नाम बताओ, बाद में देखते हैं। तो उन्होंने कंपनी का जैसे ही नाम लिया, मोदी केयर, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मोदी केयर नाम को मैं सुन चुका था कॉर्पोरेट्स के अंदर। अच्छा, मैं वैशाली से फरीदाबाद जाता था एक समय पे जॉब करने के लिए, तो बीच में मैंने बहुत बार सरिता विहार के पास में मोदी एंटरप्राइजेस देखा हुआ था। तो मेरा पहला सवाल यही था कि ये वही मोदी एंटरप्राइजेस वालों की कंपनी है क्या? इन्होंने कहा हाँ ये वही कंपनी है। तो मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा। तो मैंने करना क्या होगा, मैंने कहा पैसे वैसे तो नहीं मांगने अब तुझे? तो कहते नहीं नहीं पैसे नहीं मांगने, सिर्फ आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो फिर आपका जो है बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिया। फिर ओवरऑल कंपनी को स्टडी करता रहा कि लंबे समय तक प्रोडक्ट लेने के लिए मुझसे कहा गया, मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया। बड़ी मुश्किल से एक बार मुझे चारों तरफ से घेर के अपने और सीनियर यहाँ वहाँ दोस्तों को, अरे यार ये मुझसे नहीं मान रहा, एक काम कर तू भी आ जा। और किसी तरीके से उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ा, फरीदाबाद का जो पुराना वाला अपना ऑफिस था वहां पर लेकर गए। और वहां पर जाने के बाद मुझसे कहा भाई सामान है ये सारी चीजें, आप मोदी केयर में ज्वाइन हो चुके हैं, आपको ये खरीदना है। और जब मैंने कंपनी की चीजों को देखा वहां पर जो रखी हुई थी,
मैं शितेंद्र भाई बिल्कुल बता रहा हूँ यकीन के साथ में कि मुझे एक प्रोडक्ट भी मेरे काम का नहीं लगा उस वक्त में, बिल्कुल रियल चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ये दवाइयां रखी हुई है, मेरे क्या मतलब कि मैं कोई बीमार नजर आ रहा हूँ तुम्हें? फिर कहते हैं सर ये क्या बोलते हैं आपका जो घर के पर्सनल केयर के आइटम है, कॉस्मेटिक वगैरह रखी थी। मैंने कहा मैं कॉस्मेटिक थोड़ी यूज करूंगा यार, ना मेरी शादी हुई है अभी जो मैं अपनी बीवी के लिए लेके जाऊंगा। मम्मी जो है इतना यूज करती नहीं है। पर्सनल केयर का आइटम दिखाया, मतलब जो भी चीज वो मुझे दिखाते थे मैं कोई ना कोई सवाल उनके सामने रख देता था। वो चाहते थे मैं कुछ ले लूं, मैं चाहता था कि बच के निकल जाऊं। ओवरऑल फाइनली 1 से 1.5 घंटा लग गया वहीं पर हम लोग। मैं भी फ्री टाइम में ही आया था, खैर संडे का दिन था, उनके पास भी प्रॉपर टाइम था और उनका तो गोल सेट था कि आज इस बंदे को कुछ ना कुछ देके भेजना है, बिल कराना ही कराना है इस इंसान की आईडी पर। सारे ऑब्जेक्शंस होते रहे, कई सारी चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया या जवाब दिया चीजों का। फाइनली मुझे भी फिर थोड़ा सा आदमी लगता है ना कि यार गिल्टी सा फील करता है कि यार इतनी देर से इंसान जिद बहस कर रहा है, थोड़ा सा चलो इसका मन रखने के लिए कुछ ले ही लेते हैं। तो फिर मैंने जो है एक डीओ, एक पेस्ट और एक अपना व्हाइट पल्स सॉफ्ट वॉश लिया और एक फेस वॉश लिया था जो मेंस के लिया था अपना। इन प्रोडक्ट के साथ में वही 500-700 रुपए के आइटम के साथ शुरुआत हुई। चीजें मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। दांत में थोड़ी सी तकलीफ थी मेरे, उसमें आराम मिला। अच्छा, एक हेयर फॉल का शैम्पू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। अभी जैसे मेरे बाल हैं, मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा बड़े रखता था पहले, मुझे बड़े बाल रखना पसंद था और बाल गिरते भी बहुत ज्यादा थे। तो मैंने वो शैम्पू यूज किया, मुझे बहुत पसंद आया, तो थोड़ा सा फेथ मेरा बढ़ा। लेकिन लॉयल्टी मैंने फिर भी शुरू नहीं की थी, काम बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। अप्लायंस कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे थे और एक समय के बाद जब मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गया अपने काम में और अप्लायंस ने कॉल करना ज्यादा शुरू कर दिया, तो मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। और करीब 6 महीने का ऐसा समय गुजरा है कि मेरी अप्लायंस के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर थी, उसी अंतराल में देहरादून पहुंचा, उत्तराखंड में। वहां पर कंपनी ने मुझे ट्रांसफर किया, मेरे पास समय बहुत था, कोई काम नहीं था, दोस्त नहीं थे, परिवार नहीं था वहां पर। तो फ्री समय के अंदर मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए मोदी केयर और नेटवर्क मार्केटिंग को एनालिसिस करना शुरू किया कि जानकारी लेकर देखते हैं क्या होता है। और जब धीरे धीरे चीजों के बारे में समझता चला गया तो मुझे एक बात समझ में आई कि यही वो इंडस्ट्री है जहां से मैं जिंदगी की अधिकतम सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। ये मुझे खुद एहसास हुआ इस बात का अपने आप। फिर मैंने वहां पर स्टोर्स ढूंढे और कहाँ कहाँ पर स्टोर्स हैं, कैसे हैं, और करने के बाद जाकर पहली बार खुद, अच्छा वहां पर 700-600 रुपए का सामान लेने के लिए 2 घंटा खराब किया मेरे अपलाइन ने। अब मैं 3,000 रुपए का सामान अपने आप लेने जा रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है शितेंद्र भाई कि देखिए, जब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना, तो आप 2 घंटा क्या 20 दिन 2 साल भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुझे समझ में आया, मैंने अपने आप ढूंढा, कोई कॉल नहीं किया अपने अपलाइन को, कैसे निकलेगा, डीपी का एड्रेस क्या होगा, खुद जाके लॉयल्टी कराई। और ये करीब बात है 2019 के अंदर, अप्रैल या मई के आसपास की। उस वक्त जाकर पहली लॉयल्टी करी थी और फिर उसके बाद से लेकर आज तक कभी लॉयल्टी नहीं छोड़ी। जो लेवल एक बार अचीव किया उसको दोबारा उससे नीचे नहीं आया, ये चीज। बहुत शानदार लगी मतलब आपकी ये बातें सुन के। और एक बात का मतलब कंफर्म भी हो गया कि किसी को लेकर के आने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी अपना लेने चाहिए। बिल्कुल सही है सर। हाँ, और फॉलोअप में रखना चाहिए। और उसके बाद भी आपने सेल्फ स्टडी की और उसके बाद में मोदी केयर को लाइफ में लेकर के आए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सारी शेयरिंग सुन करके, ये सारी बातें जान करके। अब हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल हमारी ऑडियंस चाहती है कि जब आप मोदी केयर में आ तो गए, अब मोदी केयर में आने के बाद आपके जो पहले दिन थे, पहले कुछ दिनों तक आपके साथ क्या हुआ, कैसे रहे आपके दिन? क्या सभी लोग आईडी लेकर के खड़े थे या फिर जैसे जी आपने जी। नखरे किए थे वैसे लोगों ने नखरे किए थे? ये अब जानना सर चाहते डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब हैं। मैंने 6 महीने लगाया और जब मैंने चीजों को समझा तो एक बात का तो अंदाजा हो गया था, क्योंकि उस वक्त एक सीरीज चली थी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, मोदी करके डली थी। तकरीबन 8 से 15 के आसपास वीडियोस थी और ट्रेनिंग की पहली वीडियोस मोदी केयर ऑफिशियल्स की तरफ से मैंने पहली बार वहां पर देखा था। उससे आज तो यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है, पहले नहीं था। 2020 और लॉकडाउन से पहले बहुत कम कंटेंट हुआ करता था। ट्रेनिंग सुनी थी, पता चल गया था कैसे बिजनेस करना है, लोगों को बताना शुरू किया। और मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो सारे मेरे साथी, वो सारे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, सब लोग जो उस दिन से पहले तक जिनके लिए मैं अजीज था, जैसे ही मैंने मोदी केयर की बात करी, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि गधे के सर से जो है सींग गायब हो जाना, उस टाइप से सभी लोग भाग गए।
और मेरे मतलब अंडर काम करने वाले लोग, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने अपलाइन से पूछा, कपिल कौशिक सर से बातचीत शुरू हो चुकी थी उस वक्त थोड़ी बहुत, और डर लगता था उस वक्त सर से बात करते हुए बहुत बड़े इस टाइप से, और लगता था खैर, लेकिन सर ने पूरा सहयोग दिया। ये सबसे अच्छी चीज है, सर का सपोर्ट मिला। बहुत दिक्कत आई और मैं अपने आप में कहीं कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस करता था अपने आप को। जब मैंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बना ली थी, गोल सेट कर लिए थे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, ये 3 चीजें बेसिक करने के बाद ही मैंने काम शुरू किया था। लेकिन जब लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को फोन करना शुरू किया, बात करी, तो लोगों ने नहीं सुना। अच्छा, जो बहुत मेरे करीबी दोस्त थे जिनसे मैं जिद कर सकता था, मैंने उन लोगों को फ्रंट पे रखा अपने। और मुझे एक बात ये समझ में आई थी कि शितेंद्र भाई, ये बिजनेस हमें उन लोगों को बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, आज मैं 7% पर हूँ, लॉयल्टी करी मैंने अपनी, और मुझे एक समय के बाद कंपनी से कार मिलनी है, मुझे एक समय के बाद कंपनी से विदेश यात्रा पे जाना है, कंपनी मुझे एक समय के बाद हाउस फंड से घर देगी। तो मैंने अपने से ये सवाल किया कि मेरे वो जिंदगी के कौन से ऐसे अजीज लोग होंगे जिन्हें मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने साथ में कार दिलवाना पसंद करूंगा। अगर मैं विदेश जा रहा हूं तो मेरे ऐसे कौन से दोस्त लोग होंगे, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ विदेश जाना तो आप पसंद नहीं करेंगे, राह चलते किसी आदमी के साथ, अननाउन के साथ में, किसी स्ट्रेंजर के साथ में, किसी पड़ोसी के साथ भी नहीं जल्दी से जाना पसंद करोगे। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? वो दोस्त जिससे आपकी बनती बहुत ज्यादा है, एकदम घुले मिले हैं, बिल्कुल अंदर तक जानते हैं। तो उन लोगों को प्रायोरिटी के साथ में बातचीत करता रहा, कुछ ना कुछ जो भी सीखता था उन्हें बताता रहा। महीने में एक बार मेरा दिल्ली आना होता था उन दिनों, फिर आके बातचीत करी, समझाया, आईडी लगी, थोड़ी बहुत बिलिंग। हाँ, वाकई जितनी मेरे लिए टफ थी उससे ज्यादा टीम के लिए टफ थी, तो समय जरूर लगा। लेकिन एक चीज जो अच्छी ये थी कि एजुकेट करता रहा लोगों को बराबर, इंडस्ट्री के बारे में बताता रहा, डेली बात करता था। छटते चले जा रहे थे लोग, पहले 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से 50 बचे, 30 बचे, 30 में से 15, 15 में से 7, 7 में से वो मात्र 5-7 ही लोग बचे थे जिनसे मैं बात कर पाता था, जो मेरा फोन उठाते थे और इस बिजनेस के बारे में सुनते थे। और अक्सर कहते थे कि पकाता बहुत है। मैंने, कोई दिक्कत नहीं भाई, चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज वही लोग कहते हैं सर थोड़ा सा एक बार आ जाना मीटिंग के लिए। मैंने कहा भाई पकाता बहुत हूँ मैं। तो ये चीज है, इस तरीके से शुरुआत हुई थी शितेंद्र भाई। और मैं समझता हूँ अक्सर लोगों के साथ में तकरीबन कुछ ऐसा ही रहता है। बिल्कुल सही फरमाया सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप बता ही चुके हैं। तो जैसा आपको ज्वाइन करने के लिए टफ था, तो नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए टफ रहा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। फरमाया सर आपने। अब सवाल आता है सर कि जैसे आप ज्वाइन हो गए, आपने कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया, कुछ आप आगे भी बढ़े। जब आगे बढ़े तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप नेगेटिव हो जाते होंगे। जब आप नेगेटिव होते थे तब आप क्या करते थे? घर पे बैठते थे या अपलाइन के पास जाते थे? ऐसा क्या करते थे जिससे आपको दोबारा से पॉजिटिविटी मिलती थी और जुनून फिर से उठ जाता था? और बिल्कुल सर। सर मैंने इस बिजनेस को जो शुरू किया था तो पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। मैं उन दिनों जॉब करता था और पाबंदी के साथ में मेरा ये शेड्यूल था कि 2 से 3 घंटा सुबह, 2 से 3 घंटा शाम में काम करना है, क्योंकि 9 से 6 की जॉब थी सर। शाम में भी अगर बात करूं 10-11 बजे तक हम लोग फोन वोन चलाते, तो मैंने कहा वो समय है अपने पास में। 6 बजे के बाद से लेके पूरा समय था, सुबह का भी समय था। तो इस अंतराल में लोगों से मैंने बातचीत करनी शुरू करी। लोग नेगेटिव थे, लोगों ने मना किया, बोले इंडस्ट्री भाग जाती है, कंपनी भाग जाती है, पैसा नहीं मिलता, सब बेकार की बातें हैं, फालतू की चीजें हैं, तुम भी फंस गए, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि तुम्हें मजबूरी है ये काम करने की, जॉब जाने वाली है क्या, कुछ जॉब अच्छी बताएं जहां पर हो, तुम तो यार ऑलरेडी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एशियन पेंट तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, सैलरी भी, पैकेज भी तुम्हारा अच्छा है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। मतलब इस टाइप की लोग बात करते थे ना, सीधा मतलब दिल पे लगती थी। एक हम बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के, और वो हम पे पर्सनली अटैक कर रहा है कि यार तुमको ऐसी क्या दिक्कत है। तो शुरुआत में तो देखो शितेंद्र भाई, बिल्कुल मेरे पास में उस चीज का जवाब नहीं होता था और मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड भी हो जाता था। अच्छा, उसके बाद फिर अगले दिन मैं कुछ नए लोगों के साथ में काम करने का जो मेरा प्लानिंग था कि मुझे उनको कॉल करना है, वो चीजें चलती थी। बीच का जो रास्ता, यानी कि जब एक इंसान आपको बार बार मना कर रहा है, आप निगेटिविटी फेस कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल लॉ है, यानी कि एक कुदरती सिद्धांत है कि कोई भी इंसान परेशान होगा, उसका मन नहीं करेगा काम करने का। आप बार बार किसी कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं और लाख कोशिश के बाद पेड़ नहीं कट रहा, तो ऑब्वियस सी चीज है कि आप हिम्मत हारेंगे। आप सोचेंगे यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, मैं गलत तो नहीं कर रहा, इस वजह से चीज नहीं हो पा रही। तो उससे मेरे साथ भी था।
लेकिन एक अच्छी बात ये समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने को एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना होगा। अच्छा, वो सीखने का जो तरीका है मेरे लिए शुरुआत में थोड़ा सा टफ इसलिए भी था क्योंकि मैं बाहर था उन दिनों उत्तराखंड में, और अपनी टीम वहां पर कोई थी नहीं, तो कोई मीटिंग ट्रेनिंग होती नहीं थी। फिर भी मैं डीपीज के चक्कर लगाता था और उन लोगों के साथ में बैठकर कुछ एक पॉजिटिव बातें करता था। वहां पे रखे हुए कई डीपीज हैं ऐसी उत्तराखंड में, मैंने देखा देहरादून में बहुत सारी मेडल ट्रॉफी रखी थी। वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं आकर्षित करती थी। अच्छा, जो भी वीडियोस अवेलेबल थी यूट्यूब के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा शुरुआत के दिनों में, इवन मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस शुरू करने के 1 साल के बाद तक, सबसे ज्यादा मलिक सर को सुना है। डेली 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मलिक सर को सुनता था। दो चीजें थी बस अपने पास, एक तो वो वीडियो जो मोदी करके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर थी, और एक प्रमोद आचार्य जी का चैनल था जहां पर आपको अच्छी वीडियोस मिल सकती थी। बाकी कई वीडियोस अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर। उन वीडियोस को सुनकर मुझे उत्साह आता था अंदर से। मैंने देखा प्रमोद आचार्य जी ने बताया कि हमारी अपलाइन नहीं रही एक समय के बाद, बहुत विपरीत परिस्थिति में उन्होंने काम किया। मैंने कहा मैं तो बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, अच्छे ऑफिस में हूँ, मुझे तो लोग नकार भी नहीं रहे हैं उस तौर पर, मुझे मेरे बैग को भी उठा के नहीं फेंक रहे हैं, और ऐसे खाने पीने के भी नहीं लाले पड़े हुए हैं घर के अंदर। मैंने कहा बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस अपना हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ही लोग सही लेकिन सुन तो रहे हैं। तो ये हौसला रखा, और उस हौसले की एक बहुत बड़ी वजह थी सर सपना। क्योंकि एक बात अपने को पता चल गई थी कि 8-10 साल से सर काम कर रहा हूँ, विदेश तक काम करके आ चुका हूँ, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। जरूरतें ही सिर्फ पूरी बड़ी मुश्किल से हो पा रही थी। सपना था मेरा सर कार लेना। कार क्यों लेना था? क्योंकि मुझे, मैंने कहा भाई 1,50,000 भी महीने का कमा लिया, कम भी कमा लिया, ज्यादा भी सब देख लिया, तो क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि मैं एक कार ले सकूं? मेरा मन करता था। अच्छा, दिल्ली में गर्मी धूप बारिश सब ज्यादा होती है, मतलब असीम कृपा है ऊपर वाले की, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होता है यहाँ पर, ठंड भी ज्यादा होती है। तो मेरा मन करता था कि वो जो कभी कभी एक आध बार मेरा इत्तेफाक हुआ था किसी के साथ गाड़ी में बैठने का ठंड के मौसम में, तो गाड़ी के अंदर हीटर चलता था। अच्छा, हमने घर में हीटर नहीं देखा था, मैंने गाड़ी के अंदर हीटर, तो यार ये गाड़ी तो चाहिए अपने को। ठंड में गर्मी के मौसम में किसी के साथ कभी इत्तेफाक हुआ कार में बैठने का, तो एसी से ठंडी ठंडी हवा आती है। मैंने कहा यार ये वाली चीज तो अपने को चाहिए, मतलब अजूबा था सर अपने लिए। और उस वक्त तक महसूस नहीं कर पाता था कि ये चीज हमें मिल सकती है। पहला टारगेट मेरा कार का ही था यहाँ पर, वो सपना मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और जब मैं अप्लायंस को सुनता था, हर महीने दिल्ली आने के बाद पहला काम मेरा यही था कि मुझे किसी भी एक सिस्टम में जाकर अपने आप को डाल देना है। अब चाहे वो आपका कहीं पर किसी क्रॉस लाइन का कोई सेमिनार हो रहा हो, ढूंढता था सर शिद्दत के साथ में। मैं, कई बार लोग कहते थे भाई तुम्हें सेमिनार का पता कैसे चल जाता है, तुम पहुंचते कैसे हो? मैंने कहा सर मेरा काम ही एकमात्र है कि 1 2 के 4 के लिए जो सिस्टम मुझे अप्लाई करना है वो मुझे खुद ढूंढ रहा है। मेरे अप्लाइन की जिम्मेदारी नहीं है वो। कार मेरे पास आएगी, मेरे घर के सामने खड़ी होगी, विदेश यात्रा पे मैं जाऊंगा, तो ये काम भी मुझे करना होगा। तो ये सब चीजें सर कहीं ना कहीं ऊर्जा पैदा करती थी। इसी वजह से बहुत विपरीत परिस्थिति में लोगों के 1000 बार मना करने के बाद भी, लोगों के ज्वाइन ना करने के बाद भी, बिलिंग ना कराने के बाद भी, टीम के एक्टिव नहीं होने के बाद भी काम करने का उत्साह मिलता रहता है। क्योंकि सर जिंदगी में अगर गोल और मिशन होना, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का आप सामना कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन था सर के निगेटिव होने के बाद भी। एजुकेशन प्लस सिस्टम, में दो चीजें कहूंगा। और तीसरी चीज सबसे बड़ा अपलाइन का सपोर्ट। आप अपने हाथ को, अपने अपलाइन को पकड़वा दीजिए। कहते हैं पकड़ लेना है, मैं कहता हूँ गलत है, पकड़ना नहीं है, पकड़वा देना है। आपके अपलाइन के पास में जिम्मेदारी है बहुत सारे डाउनलाइंस के हाथ पकड़ने की। ठीक, हो सकता है वो चूक जाए, आपका हाथ ना पकड़ पाए। अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके अपलाइन का नहीं है। तो आपको जबरदस्ती अपने हाथ को, अपने अपलाइन को पकड़वाना है, ये चीज है। अगर यह करने में हम सफल हो जाते हैं, तो सफलता आपके कदम को जरूर चूमती है। और फिर आपको जो है ना काम करने में मजा आता है, किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से आगे बढ़ पाते हैं आप। कोई भी ऐसी जो गलत से गलत बात जो आपको परेशान करती है आज मार्केट में, फील्ड में निकलने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, उसके बाद भी आप हौसला जुटा पाते हैं कि आप कुछ कर पाओगे। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से सर आज यहाँ तक पहुंच पाया। जी जितेंद्र सर। बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया। आपके मैसेज से मतलब कंफर्म हो गया है कि एक तो एम आपका, यानी कि आपका सपना, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर होता है तो आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा अपलाइन का हाथ, और तीसरा सिस्टम को पकड़ के रहना है, सीखना है, सिखाना और पैसे कमाना है। राइट सर, ऐसा ही? बिल्कुल सर, बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर, मजा आ गया ये बातें सुन करके। और अब हमारी भी यही रहेगी कि हमारी टीम भी इसी चीज को फॉलो करे सर। बिल्कुल।
तो हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट सवाल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि हमने सुना है सर कि मोदी केयर में पैसा भी आता है, गाड़ियां भी आती है, घर भी आता है, तो क्या सर सच में ऐसा आता है? और आपने यहाँ से मोदी केयर से क्या क्या हासिल किया सर? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है सर। ओवर टू यू। बिल्कुल सर। सर जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो अपने सफर को मैंने कुछ भागों में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी 100 रुपया अपने अकाउंट में देखना, क्योंकि बताते थे कि पहला पे आउट 100 रुपए के आसपास आएगा, और मेरे 750 रुपए के सामान में तो सर 100 रुपया आया नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। तो वो 750, जब 2500 का लेकिन लॉयल्टी शुरू करी थी, उसके बाद 100 कुछ रुपए के आसपास अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। दूसरी प्रायोरिटी थी कि जो महीने का मैं सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि घर वाले कहते थे कि सामान महंगा है। मैंने कहा सामान महंगा नहीं है, सामान फ्री है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, बस 3 से 4 महीने का समय लगेगा और ये सामान फिर आने वाली कई पीढ़ियों के लिए फ्री हो जाएगा, हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को बड़ा अजीब लगता था, नया नया सामान लेकर आने लगा, पहले तो कुछ भी नहीं करता था। हम कहते थे जाके मार्केट से प्याज लिया, आलू लिया, तो लाता नहीं था, आज जबरदस्ती सामान ला ला के पटक रहा है घर के अंदर, तो ऐसा क्या हो गया, घर वालों को अजीब लगता था। तो दूसरी प्रायोरिटी थी सर सामान को फ्री करना। 3 महीने का समय लगा, 2500 रुपए से ज्यादा यानी कि 3400 कुछ रुपए के आसपास का 3 महीने बाद पे आउट आ गया था, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी केयर का सामान लेने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, और उससे सर बहुत ज्यादा। अब सर तीसरा टारगेट ये था कि जितना पैसा मुझे नौकरी से मिल रहा है, 40,000 रुपए के आसपास मेरी सैलरी थी, 40-45, टोटल सैलरी सर 52,000 थी, लेकिन कट पिट के जो है कम मिलती थी, क्योंकि मैं छुट्टी भी करता था, बंक तो ज्यादा ही मारता था उन दिनों। मोदी केयर का भी खुमार चढ़ने लगा था धीरे धीरे सर पे, इश्क सा हो गया था मोदी केयर से, तो वो एक मतलब आशिकों और मजनून वाली हालत थी। तो फिर कुछ मैं नजर नहीं आता था, बॉस वॉस को भी ना कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया करता था उस वक्त में। टारगेट और गोल बिल्कुल सामने था नजर के, तो टारगेट अब ये था मेरा सामान फ्री होने के बाद कि मुझे अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा कमाना है आने वाले 6 महीने के अंदर। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ सर कि 6 महीने पूरे होते होते दिसंबर 2019 का समय था, और मेरे ख्याल से मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास जो है कंपनी का एक ऑफर आया था मलेशिया को लेकर, कि मलेशिया विदेश यात्रा जाने का ऑफर है सभी के लिए, आप इस क्वालिफिकेशन को पास करके जा सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, शायद नेटवर्क इशू होगा। इस चीज के लिए मैं बहुत चिंतित रहता था। जितेंद्र भाई, आवाज आ पा रही है मेरी? अभी आ रही है सर, बीच में ब्रेक हो गई थी। जी जी। तो मैंने देखा पटाया लोग जा रहे थे, और उसी थोड़े से ही 1 से 2 महीने के अंतराल पर मलेशिया का टूर आ गया। सर पूरे जुनून के साथ मैंने ठान लिया कि इस मलेशिया को मुझे करना ही करना है। जैसे 12वीं का पेपर क्रैक करना है, 12वीं में पास करके आना है, ग्रेजुएशन पास करके आना है, ऐसे मैंने कहा मलेशिया पास करके आना है इस बार, ये छोड़ना नहीं किसी भी हाल में। सर उस वक्त में मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग 33,750 करते हैं बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीवी के अंदर डायरेक्टर लेवल पर, 40,000 50,000 करना बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन उस वक्त में सर 70-70 80-80 हजार पीजीबीवी किया था हमने। 3 लाख प्योर पीजीबीवी से मलेशिया कुआलालंपुर क्वालिफाई किया, और खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है अप्लायंस सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा इसके अंदर, सिस्टम को फॉलो करते हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मलेशिया कुआलालंपुर क्वालिफाई किया, और फिर दिसंबर में सर 2 लाख एलपीवी से पहली बार 50,000 प्लस की इनकम आनी शुरू हो गई थी। बहुत अच्छा लगा, घर वालों को बड़ी खुशी हुई। ये 7 महीने की जर्नी थी मेरे अकॉर्डिंग, जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो बड़ी खुशी हुई। और फिर उसके बाद में फुल टाइम बिजनेस के अंदर आया जनवरी 2020 से। मलेशिया का पैसा आ गया, विदेश यात्रा का, बहुत सारी चीजें हुई सर फिर उसके बाद में। और कार का सपना था, और ये कार का सपना पूरा हुआ मार्च के महीने में 2021 के अंदर, जब सपनों की 10 लाख रुपए की कार फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। सेकंड ईयर धूम क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया आया था, आपने देखा होगा, जिसमें कंपनी की तरफ से बाइक या 50,000 रुपए मिलने थे, उसको क्वालिफाई किया। अच्छा, पहली मलेशिया किया सर तो एसईडी प्लस 2 लाख एलपीवी हो गई थी। सेकंड टाइम जब धूम किया तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो गया था। तो मतलब कुछ एफर्ट ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, छोटे छोटे टारगेट्स आते गए, उसके ऊपर काम किया। और आज खुदा का शुक्र है सर, टीम में डॉक्टर रहमान अली जी हैं मध्य प्रदेश में हमारे। मैंने 10 लाख रुपए की कार मुझे यहाँ से मिली, लेकिन उनको मोदी केयर की तरफ से मैं कह सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट 13.5 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन कार सेकंड टॉप मॉडल उन्होंने लिया। और आज टीम में तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो यहाँ से स्कूटी ले चुके हैं, गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं, विदेश यात्राएं क्वालिफाई हो रही है टीम के अंदर।
और जो चीजें मैंने यहाँ से देखी थी आज वो चीजें टीम के अंदर आनी शुरू हो चुकी हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी सच में काबिल तारीफ रही। आपने 7 महीने के दौरान ही उस जॉब के बराबर अपने इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा लगा सर। और आपके पास नहीं, सिर्फ आपकी टीम के पास भी अच्छी अच्छी अचीवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। 32nd कार जो अभी आई है रहमान अली, बिल्कुल सही बताया सर आपने। जो हमारी टीम जो उसकी 32वीं कार है, बिल्कुल सही बताया सर आपने। अब हम बढ़ते हैं सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है सर मेरे को, जब मैं किसी मोदी कैरियर से पूछता हूं तो सवाल है सर कि आपने मोदी केयर से पैसे हासिल किए हैं, गाड़ी हासिल की है, मोदी केयर में ऐसा क्या मिला है जो आपको बाहर कभी कोई नहीं मिला? यानी कि मोदी केयर में ऐसा क्या खास था जो आपको सबसे हटके लगता है सर? और सबसे बड़ी चीज सर मोदी केयर में आके मुझे कपिल कौशिक सर जैसे गुरु मिले। ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लाइफ जो है कहते हैं कि बिना एक मार्गदर्शक के, बगैर मेंटर के, बगैर गुरु के यूजलेस है सर। कोई डायरेक्शन नहीं है जिंदगी का, आप कहीं तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की ये है, कपिल सर मिले एक गुरु के रूप में, जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो आज तक मैं इस बिजनेस में कर पाया हूँ सर, मैं तो कुछ भी करने वाला इंसान नहीं था। इन सब चीजों का श्रेय टोटली अगर कहीं जाता है तो वो हमारे मेंटर, हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर, और उसके बाद पूरे टीम को, जिन्होंने भर भर के ये पूरा प्यार दिया, जिसकी वजह से आज हम सब एक मिशन के अंतर्गत इस यात्रा को या इस सफर के ऊपर हैं। और सभी लोग एक ना एक दिन बहुत जल्दी 2025 तक मैं समझता हूँ कि अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। और दूसरी चीज सर, अगर यहाँ से अचीवमेंट की बात करूं, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है उसके बाद में, तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि सर मोदी केयर में आने से पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था। क्योंकि जॉब में आप समझते हैं अपनी जो टीम से काम कराने के लिए वहां पे तो गालियां भी दे दी जाती हैं सर, आप समझते हो, बदतमीजियां भी कर लेते हैं, चिल्ला के भी बोल दिया जाता है। अगर आप किसी के सीनियर, आपकी टीम है कुछ, तो आपको तो बस सर काम कराना, लोग करते भी हैं वहां पर। तो सबसे अच्छी चीज मैंने यहाँ पर आने के बाद उस गुस्से को खत्म किया और दूसरा सीखना शुरू किया सर लाइफ में। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, हर सवाल का मेरे पास में जवाब है। और इस बिजनेस को शुरू करने के साथ ही, जिस दिन से मैं कहता हूँ बिजनेस मैंने शुरू किया सर, उस दिन से मैंने अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य। मुझे कुछ नहीं आता, हर चीज मुझे सीखनी है। और मुझे सर एक बहुत बड़ा तजुर्बा मिला लाइफ का यहाँ पर, कि एक वो चीज जो हम नौकरी में, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या इस बिजनेस से अलग किसी भी जिंदगी में जो देखते हैं, वो जिंदगी और जो यहाँ पर आने के बाद देखते हैं सर, तब जाकर असलियत का हमें पता चलता है कौन वाकई आपके अपने हैं। जब उनसे बिजनेस बताओगे और वो भागेंगे आपको छोड़कर, यहाँ वहाँ दाएं बाएं होंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, इतना जिगरी यार, इतनी अच्छी रिश्तेदारी, इतने करीबी रिश्तेदार, तो सही चीजें पता चलती हैं कहीं ना कहीं जिंदगी को सही तौर पर जीने का। और काफी कुछ सीखा सर, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, एक स्टूडेंट की हैसियत से हूँ यहाँ पर, 7% पर मानता हूँ अपने आप को। और इस सफर के अंदर हूँ बिल्कुल एक लर्नर और एक स्टूडेंट की हैसियत से बराबर सीख रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज यही है इस बिजनेस की, कि मैं एक स्टूडेंट बन सका सर। जो पहले लगता था कि मैं एक अचीवर हूँ या कुछ कर पाया हूँ जिंदगी में, उसकी जगह पर मुझे एक इमेज मिली अपनी जिंदगी के लिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मरते दम तक विद्यार्थी रहना है सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और आपकी बात जो है बिल्कुल सच है सर, कि कोरे कागज पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है और भरे हुए कागज पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। और आप हर दिन उस कोरे कागज के समान हो जाते हैं सर। काबिल तारीफ है सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और अब हम बढ़ते हैं सर हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपसे कि जैसे मोदी केयर में चाहते हैं कि हम खुद तो अचीव करेंगे करेंगे, साथ में हमारी टीम भी अचीव करे। और एक हम कोई कदम बढ़ाते हैं तो उससे आने वाले आगे कदम की पहले से तैयारी कर लेते हैं, यानी कि हमारे टारगेट्स के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं सर, आपने नेक्स्ट टारगेट क्या लिया हुआ है, आपका खुद का और आपकी टीम का सर? ओवर टू यू सर अगला टारगेट सबसे पहले तो मेरा ये 2022 के लिए है। दिसंबर 2022 तक टीम के अंदर 11 कारें आ रही हैं, और फिर उसके बाद हम अपने 11 कार का जश्न निकालेंगे, काफला निकालेंगे, और 11 लोग टीम के अंदर यहाँ से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम के दरमियान में आने वाले हैं। 2025 से गोल ये लिया है सर कि 101 लोग टीम के अंदर अपनी खुद की कार लेकर आएंगे, 101 लोग यहाँ से लखपति बनेंगे टीम के अंदर। और फिर उसके बाद सर यहाँ पर एक छोटी सी कार आएगी, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उसका, और उसका नाम है सर रोल्स रॉयस घोस्ट, और मात्र सर 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास की है। वाओ, तथास्तु सर।
शुक्रिया, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ये एक रियल मोदिकेरियन है सर, जो इतने बड़े-बड़े सपने यहाँ पे हमें इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर, और यही एक बिज़नेस है, सिर्फ हम अपने लिए नहीं सोचते, अपनी टीम के लिए भी सोचते हैं। बिल्कुल राइट सर। जोरदार तालियां सर आपके इस जज्बे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट सर। अब हम बढ़ते हैं सर हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, ये सवाल थोड़ा अजीब है सर, और लेकिन देखो बंदिश में बंधे हुए हैं। पहले से सॉरी बोलता हूँ आपको अगर ये सवाल दिल पे लगे तो सर। अब हम चाहते हैं सर, एक अगर आपकी लाइफ में मोदी केयर नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसी होती सर? सर एक मजदूर की जैसी लाइफ होती, और जिसका कोई विजन नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं होता, और गधे के जैसे पूरी जिंदगी काम करते रहते। कहाँ आए थे, क्यों आए थे, कब आए थे, क्यों चले गए, किसी को पता ही नहीं रहता सर उस चीज का। और बगैर गोल के लाइफ चल रही थी सर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। और आज तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने लाइफ की बगैर मोदी करके, क्योंकि इतना सब कुछ लाइफ में मिला। और जो अचीवमेंट है सर वो बात की चीजें हैं, जो सीखने को मिला ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये है सर, बगैर मोदी करके तो लाइफ का तस्वुर नहीं किया जा सकता आज के वक्त में। बिल्कुल सर, सही फरमाया। जी बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। मोदी केयर के बिना लाइफ को नहीं जिया जा सकता। हम सोच भी नहीं सकते, अगर हम अपनी लाइफ से मोदी केयर को हटा दें तो समझ नहीं सकते कि लाइफ कैसे बढ़ेगी आगे, क्या हमारे सपने पूरे होंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताया सर आपने। सर अब एक और सवाल है हमारी ऑडियंस का। हमारी ऑडियंस अभी भी हाउसफुल सेशन है सर, लगभग 90 लोग अभी भी आपको सुन रहे हैं सर, और सभी चाहते हैं कि आप एक प्यारा सा मैसेज सभी को दें, जिससे हमारी ऑडियंस के पास आने वाले समय में वो भी एक अच्छी अचीवमेंट की तरफ बढ़ सके। ओवर टू यू सर। सर, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप सबका प्यार है जो आप सब जो है ध्यान से सुन पा रहे हैं। नहीं तो सर मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ जिसने अभी सीखना शुरू किया है। और सर क्या हैसियत होती है 2.5-3 साल के बच्चे की, वो चलना भी नहीं शुरू कर सकता है उस वक्त तक तो। और हम यहाँ पर 2.5-3 साल के अंदर बहुत कुछ बात कर पाते हैं। अभी तो सर हमारा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, और लाइफ में अगर देखें तो सर 3 साल लगता है, 4 साल ग्रेजुएशन करने में। एक आध बार अगर फेल नहीं हुए तो, और अगर फेल हो गए तो और ज्यादा भी समय लग सकता है। मैसेज की सर अगर बात करूं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है जिंदगी में, हमें लाइफ से कुछ चाहिए। हमारे सपने हैं, सपने आपके कुछ भी हो सकते हैं, 5-7-10 हज़ार रुपए की इनकम, गाड़ी, विदेश यात्रा और बहुत कुछ चीजें। जिस चीज की भी लाइफ में आपकी कमी है, पहले आप उसको पूरा करेंगे, फिर अपने सपनों को पूरा करेंगे। अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं फ्रूट्स, रिजल्ट हैं ये, जो किसी न किसी आपके प्रोसेस के माध्यम से निकल कर आएंगे। अब हम इस रिजल्ट को देखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं। परफॉर्मेंस हम करते जाते हैं, रिजल्ट पे हमारी निगाह रहती है। लेकिन दिक्कत इस पूरे प्रोसेस में यह आती है कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस प्लस रिजल्ट पे काम कर रहे होते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि इफ यू वांट टू गेट द फ्रूट्स, वर्क ऑन द रूट्स। अगर आप जिंदगी में अच्छे शानदार फल चाहते हैं तो आपको रूट्स यानी कि जड़ों पर काम करना होगा। कहते हैं ना कि वो हरी भैंस, काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, ये अपने को समझ में ही नहीं आता इस बिजनेस में कि लंबे समय तक। जब हमारे अपलाइंस कहते हैं कि 1 2 का 4 करो, तो हम कहते हैं अरे सर हम तो मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग करके आएंगे पहले, फिर उसके बाद 1 2 का 4 करेंगे। उससे क्या होता है सर, बहुत बार मीटिंग अटेंड कर ली, अपलाइन कहता है वर्कशॉप में आना। अरे सर वर्कशॉप में क्या होगा, हमें तो कहीं और काम करना है, वहां जाऊंगा 5 रॉयल्टी होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अपने को ये दिख रहा होता है वहां पर करने से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त नहीं, करना क्या होता है कि आप जब तक रूट्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप जड़ में पानी नहीं डालेंगे, और वो जड़ में पानी आपके अपलाइन के माध्यम से ही डलता है। क्योंकि जब तक आप उस जड़ पर काम नहीं करेंगे तो फल ऑटोमेटिक आपके हरे नहीं हो सकते। तो हमें जड़ों पर काम करना, वो जड़ क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन को थाम कर चलना है। और एक चीज, अपलाइन के हमेशा सबमिशन में रहना है। अपलाइन में 2 चीजें आपको मिल सकती हैं। हो सकता है आपका करंट अपलाइन थोड़ा सा बिजी हो, क्योंकि वो साथ में आपके काम कर रहे हैं, और आपके जैसी ही उनकी बहुत सारी टीम होगी। तो हो सकता है कई बार आपको समय दें या ना दें। तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर जितने भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आपका अधिकार है उन सभी के ऊपर, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में सपने हमारे खुद के हैं, जिंदगी हमारी खुद की है, सफलताएं हमारी खुद की रहेंगी। कल को जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तो आप अपने अपलाइन को नहीं देंगे,
5-10 लाख रुपए का पे आउट आएगा, आप वो भी नहीं देंगे। आपको विदेश यात्रा मिलेगी, उसकी जगह पर भी अपने अपलाइन को जाने के लिए नहीं बोलेंगे, तो काम भी हमें खुद ही करना है। रूट्स पे काम करते रहिए, अच्छी किताबें हमें पढ़नी है, अच्छी वीडियोस देखनी है, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को ढूंढ कर कहीं से भी, कहते हैं ना, जहां कहीं भी आपको मिले वहां से ढूंढ कर आपको उसके अंदर जाना है। खुद को अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बनाए रखना है, क्योंकि जब तक सिस्टम जो है अंगीठी के जैसा काम करती है यहाँ पर, जब तक हम अंगीठी में रहेंगे, दहकते रहेंगे, हमारे अंदर से ज्वालामुखी फूटती रहेगी। जैसे ही हम उस अंगीठी से बाहर निकलते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कहते हैं कि कोई भी एक चीज जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, तो उसे हमें पहले कंसीव करना होता है, क्योंकि वट एवर यू कैन नॉट कंसीव यू कैन नॉट अचीव। हर वो चीज जो दिमाग में नहीं समा सकती है, वो आपको वास्तविकता में कभी भी आपके सामने नहीं मिल पाती। हम कई बार टीम से बात करते हैं, हम कहते हैं जी आपकी कार आने वाली है सर, बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं सर कहाँ कार आ जाएगी, डायरेक्टर नहीं हो पा रहा, लॉयल्टी नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा, 10% पे हूँ। आप तो सर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं एकदम से, सर कहाँ का। अब आपने क्या किया, देखिए आप उस दिमाग के अंदर, छोटे से दिमाग में इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कार मिल सकती है, आप उसके ऊपर अधिकार रखते हो। तो हमें इस चीज को डाइजेस्ट करना है, समझना है, विजुअलाइज करना है, हर वो तरीका जिससे आपको महसूस हो सके कि आपका ये अधिकार है इस सफलता के ऊपर, इस अचीवमेंट के ऊपर, या जिंदगी में आगे बढ़ने के ऊपर। हर उस चीज को पहले दिमाग में स्वीकार करिए, ऑटोमेटिकली फिर आप एक्शंस लेने शुरू कर देंगे। और फिर आप जो है बगैर, कहते हैं ना, फिर रोकने के बाद भी नहीं रुकेंगे किसी के, अगर जेन्युइन तरीके से बात आपको समझ में आ गई। और हमेशा अपने अपलाइन के, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने अपलाइन के माध्यम से समझा है, अपलाइन के सबमिशन में आप रहेंगे तो 100% इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अपलाइन के सबमिशन के खिलाफ, अपलाइन के अगेंस्ट जाके काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन ड्रिवन बिजनेस नहीं है। अपलाइन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बिजनेस ग्रो करता है। तो हमेशा अपने अपलाइन को फुल रिस्पेक्ट दीजिए, पूरा सम्मान दीजिए, और डुअल साइडेड रिलेशन बनाकर चलिए, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए, डेली बेसिस पे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करिए। और जितनी अच्छी आपकी कनेक्टिविटी आपके अपलाइन के साथ में होगी, उतने ही जल्दी आप यहाँ से तेज होंगे, उतने ही जल्दी यहाँ से आप कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शितेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा, और एक नहीं आपने कई मैसेज दे दिए, मजा आ गया, हमारी टीम धन्य हो गई सर। अपलाइन के सबमिशन में रहना है, हमें 1 2 का 4 करना है, अपने सपनों को याद रखना है। बिल्कुल सर, मजा आ गया आपको सुन के, आज दिल बाग बाग हो गया, यानी कि गार्डन गार्डन हो गया सर। बड़ा अच्छा लगा सर आज आपको सुन के। आज हम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको आलम सर की कहानी कैसी लगी, फटाफट वो मैसेज में बता सकते हैं। 1 2 मैसेज आने हमारे स्टार्ट हो गए हैं सर। तब तक मेरा एक पर्सनल सवाल है, प्लीज जरूर आंसर दीजिएगा सर। हमने आपको होटल डिजायर में हिसार में सुना था सर, और आपकी जो ट्रेनिंग थी, जो आपने बातें बताई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, हम चाहते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या वो सच में काम करता है, आप हमें 2 से 3 मिनट में जरूर बताइए सर, ताकि हमारी टीम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी थोड़ा जरूर काम कर सके सर। बिल्कुल सर, जरूर। देखिए क्या होता है कि हम जिंदगी में हर वो चीज जिसके बारे में सोचते हैं, जिसको अपनी तरफ देख रहे होते हैं, उन चीजों को हम आकर्षित करते हैं अपने लाइफ में, और फिर वो चीजें हमें मिलती हैं। जैसे कि मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि ताजमहल आपने जिंदगी में अगर देखा है, फोटो में, वीडियो में, कहीं पर भी, तो आपको क्या लगता है कि ताजमहल कितनी बार बना है? मैसेज में आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है सभी के लिए। आप बताएं कि ताजमहल कितनी बार बना होगा। जिस ताजमहल को आज आप आगरा में देखते हैं, आपने अगर वहां जाकर देखा है, वेरी गुड, फोटो में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये ताजमहल कितनी बार बना है? महविश जी ने लिखा है 3 बार, वेरी गुड, शानदार है। और वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। 3 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, अनेक बार, बहुत बार, वेरी गुड। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि संसार का ये नियम है, इस कुदरत का, इस पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है कि हर वो चीज जो आज आपको यहाँ पर नजर आ रही है इस प्रकृति के ऊपर, उसका निर्माण कम से कम 3 बार होगा, कम से कम 3 बार होगा। सबसे पहला, उस चीज का निर्माण किसी न किसी इंसान के दिमाग में होता है। पहले इंसान सोचता है, किसी बादशाह ने सोचा कि उसे अपनी धर्म पत्नी को या अपनी महबूबा को वो ताजमहल जैसी खूबसूरत जगह गिफ्ट करनी है, तो ये तस्वीर उस इंसान के दिमाग में आई, उसने उसके बारे में सोचना शुरू किया। अच्छा, उससे पहले पूरी दुनिया में ताजमहल नाम की कोई जगह थी ही नहीं,
कभी किसी ने सुना ही नहीं था, ऐसी किसी चीज का कोई वजूद नहीं था पूरी दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले ये तस्वीर उस इंसान के दिमाग में आई, उसने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, कैसी जगह हो सकती है, कैसी इमारत हो सकती है, आसपास में क्या क्या हो सकता है, हर एक चीज जो मौजूद नहीं थी उसके बारे में सोचना शुरू किया, पूरी एक तस्वीर बनाई। फिर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया और उनके साथ में मशवरा किया। अब वो चीज दूसरी बार, यानी कि दूसरी बार उस ताजमहल का निर्माण हो रहा था कागजों के ऊपर। कागज पे उसका स्ट्रक्चर बनाया गया। पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट थे उस आर्किटेक्ट के अंदर, उन्होंने उस इमारत की नींव डाली, उसको कागज पर बना के दिखाया कि जी तैयार होने के बाद आपका ताजमहल कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। तो बादशाह को 8-10 महीना, साल 2 साल की मेहनत के बाद कागज पे बहुत बार समझाना पड़ा, तब जाकर उसको नजर आ गया कि नहीं, यही वो ताजमहल है जिसको मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। और तीसरी बार जब लोगों ने बनाना शुरू किया तो उसके बाद वो इमारत आज वहां पर आगरा में आपको नजर आती है। सेम ऐसे ही आप हर वो चीज जो जिंदगी में आप लेना चाहते हैं, हमें उसकी तस्वीर सबसे पहले दिमाग में बनानी होगी। आप अगर सिर्फ ये कहते हैं मुझे मोदी केयर से पैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा, लिख लीजिए आज। आप कहते हैं मोदी केयर से विदेश यात्रा चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लिख लीजिए ये भी आप कहते हैं मोदी केयर से कार आएगी, कार लेनी है, बिल्कुल नहीं आएगी, लिख लीजिए इसको भी आप। आपको इस चीज को, ये सब चीजें आपके दिमाग में एक मोटी मोटी बात है। अगर सिर्फ वो इंसान ये सोचता ना कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, नहीं बनती सर। कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, कितना स्पेस, नहीं पता था ना इन चीजों का। तो हमें इसे स्पेसिफाइड करना होगा। वो जो शुरुआत की ट्रेनिंग में स्मार्ट के ऑप्शंस बताए जाते हैं, कौन सी कार लेनी है, कब तक लेनी है, किस कंपनी की होगी, कौन सा ब्रांड होगा, पेट्रोल में होगी, डीजल में होगी, सीएनजी में होगी, किस प्रकार की होगी, कितने सीटर होगी, कलर कौन सा होगा, किस शोरूम से लेंगे, किस तारीख को लेंगे, कैसे कैसे करके लेंगे, इन सभी चीजों का आपके पास में प्लान होना चाहिए। वो तस्वीर जब आप घर के अपने सामने लगाएंगे, जब इस तरीके से आप किसी विदेश यात्रा को, किसी इनकम को अचीव करने का गोल बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं उन चीजों को, तो वो तस्वीर आपके जब दिमाग में बार बार फिट होती है तो वो चीज फिर आपके सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास में हमारे महागुरु कपिल कौशिक जी हैं। उन्होंने किसी एक इंसान के बारे में सुना, देखा, उस इंसान को विजुअलाइज किया। बिल्कुल परिस्थिति नहीं थी, समय नहीं था, अनुकूल माहौल नहीं था, कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं थी, चीजें नहीं थी, कुछ भी फेवर में नहीं था। इवन जिस इंसान के साथ में आज वो है, उस इंसान ने उनको मना कर दिया था कि नहीं जी, हमें आपसे शादी नहीं करनी, ऐसे क्या बोलते हैं, फौजी कट बाल और ये सारी चीजें। लेकिन हमारे गुरुजी ने उस चीजों को विजुअलाइज किया, महसूस किया कि हम उनके साथ में हैं, और इतना विजुअलाइज किया उसके बारे में, इतनी अपने दिमाग को ये फिट करा दिया, समझा दिया कि नहीं, मेरी जिंदगी इसी इंसान के साथ में सक्सेसफुली चलने वाली है आगे चलकर। और जब कहते हैं दिमाग के अंदर इतनी ताकत होती है दोस्तों, हवाई जहाज बन सकता है, कंप्यूटर बन सकता है, मोबाइल बन सकता है, इस पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार हो सकता है। तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। अगर किसी इंसान ने रोल्स रॉयस, जो इस दुनिया में कभी थी ही नहीं, उस चीज का निर्माण कर दिया बगैर वजूद में रहते हुए, तो वो चीज जब आपके सामने दिख रही है और आप उसको अगर सोच लें तो आप उसके मालिक जरूर बन सकते हैं। और आज हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर ममता मैडम के साथ में हैं और बहुत ही खुशी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये स्टोरी मैं हर जगह लोगों को बताता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रियल एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही आप जिस भी चीज को अपने लाइफ में, कौन सी कार, कौन सी विदेश यात्रा, कितनी इनकम, देखिए उसको लिखिए अपने घर के सामने, दीवार जहां पर सो के उठते हैं वहां पर लगाइए। कौन सी कार है, बार बार देखिए। लोग आपसे कहेंगे बेवकूफ हो, आप पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग आपको ऐसा कहना शुरू कर दें, समझ जाइए आपकी आपकी सफलता के दिन आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि यही चीज राइट ब्रदर्स के साथ में हुई थी। दो छोटे छोटे बालकों ने हवाई जहाज बनाना कि नहीं जी, हम तो पक्षियों के जैसे इंसानों को उड़ाकर दिखाएंगे। लोगों ने कहा अरे पागल हो, तुमसे थोड़ी होगा ये, बेवकूफ हो, कैसी पागल वाली बात करते हो, चलो निकलो यहाँ से। कान के नीचे दो लगा के भेज दिया उन लोगों को। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो बनाना है। जंगल गए, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा किया, यहाँ वहां, सोचो साधन की क्या कमी रही होगी, किस जमाने में बना था वो हवाई जहाज। तस्वीर थी सिर्फ दिमाग में, चिड़िया को उड़ते हुए देखा था। आज आप यहाँ पर लाखों लोगों को देखते हो, हजारों लोगों को देख रहे हो सफल होते हुए। उसने तो मात्र एक चिड़िया को देखा था कि चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान भी उड़ सकता है, उसके ऊपर काम किया। और एक समय के बाद राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया, यह बताकर कि जैसे पक्षी उड़ सकती है, जैसे और परिंदे उड़ सकते हैं, वैसे ही इंसान भी हवाई जहाज के माध्यम से उड़ सकता है। और आज तारीख उन दोनों को याद करती है। सेम ऐसे ही अगर आपका सपना है, आपका गोल है और आप उसके लिए 100% सबमिटेड हैं, आपकी आस्था, दिल, बिलीफ, आप
टोटली यकीन रखते हैं कि यह मैं कर सकता हूं, तो 100% आप उसको कर पाएंगे, जैसे कि हमारे शितेंद्र भाई ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया शितेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। और यह करके आप सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा ही वैल्यूबल मैसेज आपने दिया कि अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया है तो आप उसको हकीकत में भी कर सकते हैं, बस दृढ़ निश्चय और विश्वास की आपको जरूरत है। बिल्कुल सर, आज आपको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि बस ये सेशन खत्म ना हो, चलता ही रहे और आपको सुनते रहें। बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हो और कुछ ऐसी स्टोरी भी आपने, उन स्टोरियों से पर्दा भी आपने उठा दिया है जो हमारी ऑडियंस को पता नहीं थी सर। बहुत खूब, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। लेकिन समय सीमा है सर हमारे पास, तो मैं समय की नजाकत को समझते हुए अब मेरा जो पार्ट है वही यहीं पे ओवर करता हूं और मैं अब बुलाना चाहता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन अमित गांधी सर, जो आकर के इस सिस्टम को, इस आपके साथ वार्तालाप को अंजाम देंगे सर। ओवर टू यू अमित सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन रहा। और लगता है, मैं तो देख रहा था कि सेशन ओवर हो गया, पर मैं तो अभी सुनने में व्यस्त था। मुझे बहुत मजा आ रहा था सेशन सुनने में, और इतनी अच्छे अच्छे मैसेज दिए आज आलम सर ने, और आपकी होस्टिंग ने तो समा बांध रखा था। तो बहुत मजा आया आज के सेशन को सुनकर। और चंद लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये है मैसेज हमारे ग्रेट आज के जो गेस्ट हैं आलम सर के लिए, जो बहुत ही अच्छा लगा आज की जर्नी सुनकर आलम सर की। इतना मजा आ गया। और अगर आलम सर इस ऐसी विपरीत परिस्थितियों में निकलकर अगर आप अपनी मुकाम हासिल कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। यस सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, बड़ा अच्छा लगा आपका दीदार हुआ यहाँ पर आज जूम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। बड़ी खुशी हुई और आज ये मौका मिला आप सभी लोगों से रूबरू होने का। और वाकई सर देखिए, अगर आप ठान लेंगे ना तो कोई चीज आपकी जिंदगी में छूट नहीं सकती। जो आप मान लेंगे, जिसको आप ठान लेंगे, उसको आप हासिल भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, थैंक यू वेरी मच। आज हम अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अभी हमारे साथ कपिल सर ज्वाइन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपिल सर से वो सेशन को आगे बढ़ाए और फाइनल टच करें। कपिल सर, ओवर टू यू। स्क्रीन पे आपका स्वागत है सर। कपिल सर। शायद कपिल सर सेशन स्टार्ट करके किसी और काम में व्यस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत मस्त रहा, बहुत ही शानदार मैसेज दिया आज आलम सर ने, और बहुत ही वैल्यूएबल समय आपने दिया आज। अब टीम को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। एक बार दिल से और पूरी टीम उड़ान हिसार की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए अब सेशन को ज्यादा लंबे तक नहीं लेकर जाएंगे। एक छोटा सा मैसेज सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने आलम सर को बहुत ही मेहनत करते हुए देखा है। एक इंसिडेंट मैं आपसे रियल टाइम में जानना चाहता हूँ सर, कि मुझे ऐसा मैसेज मिला था कि आप अपने घर से बाइक पे पीरागढ़ी चौक पे आए और पीरागढ़ी चौक से आप पानीपत गए। वो समय कौन सा था और कितना सफर आपने तय किया था, ये एक बात जानना चाहेंगे सर आपसे। सर ये एक्चुअली मैं कई बार पानीपत गया हूँ, और मेरे ख्याल से आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब ठंड का मौसम था और कड़ाके की ठंड हुआ करती है दिल्ली के अंदर। दिसंबर और जनवरी का मौसम होता है, और वहां पर एक ट्रेनिंग थी हमारे मेंटोर गुरु तरुण बजाज सर की। और मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं था, बाइक से मैं निकलता था, सुबह से रात तक फील्ड किया करता था। उसी वक्त जो है मैंने प्लान बनाया कि मुझे उस ट्रेनिंग में जाना है ठंड के मौसम में। और करीब मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर का तो तकरीबन फासला है शायद मेरे घर से गाजियाबाद से लेकर पानीपत तक का। तो सर ये बाइक से ही सफर किया था। और वो जो आपने कहीं किसी वीडियो में सुना होगा कि ठंड के मौसम में जब आप बाइक से कहीं जाते हो, फिर ऐसे करके हाथ आपको निकालने पड़ते हैं, निकलते नहीं है, जम चुके होते हैं आपके हाथ। तो कुछ ये चीजें हैं सर। और बाकी जुनून इस हद तक का था बिजनेस को करने के लिए, सपनों तक पहुंचने के लिए, कि कोई भी चीज सर पॉसिबल सी नजर आती थी। एक बार सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था बीच में, और स्कूटी से मैं कुछ सामान वगैरह कहीं टीम में देकर आ रहा था, और घुटने पर, फेस पर, कई सारी जगहों पर अलग अलग चोट लग गई थी।
और मैंने ज्यादा किसी को बताया भी नहीं, तब भी नॉर्मली अगर मैं देखूं तो उस केस में कोई इंसान जल्दी से हिम्मत और हौसला हार जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करीब 100 किलोमीटर के आसपास अपने घर तक गया। उसी कंडीशन में टीम आई हुई थी मध्य प्रदेश से, उनके साथ में कंटिन्यू काम करता रहा, और 7 दिन के बाद फिर एक प्रोग्राम था पानीपत में, ये 2 महीने बाद की बात है। तो उस वक्त उस कंडीशन में भी गया, खैर, क्योंकि समझ में आ गया था सर कि किसी भी परिस्थिति में इस काम को हमें करना है। अपना काम है, खुद का काम है, जितना अच्छा करेंगे, जितनी शिद्दत और श्रद्धा के साथ में करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। जी सर, बहुत ही शानदार। इसीलिए तो कहते हैं कि यूं ही नहीं कोई इंतखाब आलम बन जाता है, क्योंकि जो तपता है वही तो निखरता है। क्यों? और मैंने देखा सर, जनवरी का महीना था और बहुत ही सर्दी थी, बहुत ही जबरदस्त वाली ठंड थी। हम जब हिसार से पानीपत आए थे और आप बाइक पे आए थे करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके, तो मैंने तो उसी दिन से आपको अपने दिल के अंदर बिठा लिया था, क्योंकि इतनी ठंड में और बाइक पे इतना लंबा सफर तय करके आना है। तो क्योंकि जो सपने होते हैं, तो वो सपने पूरे करने के लिए तो भागना तो पड़ता है। ना करने के हजारों बहाने हैं, करने की तो सिर्फ एक वजह चाहिए। तो सर एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, बहुत जल्द हम आपसे एक ऑनलाइन या ऑफलाइन एक जूम सेशन, या फिर ऑफलाइन जब भी हम मीटिंग करेंगे तब हम आपसे एक समय मांगेंगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक सेशन दे दें टीम को। बिल्कुल सर, जरूर। आप बड़े भाई हैं हमारे, जब भी आदेश करेंगे हम हाजिर होंगे सर। आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार रहा, वेलकम किया आज सरिता जी ने, बहुत ही वंडरफुल वेलकम किया। और होस्टिंग के तो लाजवाब, आज जितेंद्र जी की होस्टिंग ने समा बांधा। और आलम सर के जो जो मिले मैसेज वो काबिले तारीफ है, और टीम ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आज उन्होंने लिए होंगे कि हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना है। यस, तो बढ़ते रहिए आगे और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। जल्द मिलेंगे नए सेशंस के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोदी केयर के साथ व्यस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करिए। आज के सेशंस को हम यहीं पे ओवर करते हैं। गुड नाइट।